हाँ। सही, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल कहाँ पर खत्म किया था कि हमने वेरिएबल और प्रिंट में बहुत ही लंबे चले गए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ उन बातों को लंबा लेके जाएं जिन जिन जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। कल हम बहुत ही लंबा लेक्चर लेके चले गए थे स्ट्रिंग पे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग पे। आज जो हम पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन होगा। आज हम देखेंगे कंप्यूटर फैसले कैसे लेंगे। यानी अगर कोई यूज़र, जैसे अगर हमारा एप्लीकेशन है और हमारे एप्लीकेशन में एक बैंक की एप्लीकेशन है और उसमें किसी को अकाउंट खोलना है। अब अकाउंट खोलने के लिए सीएनआईसी होना मस्ट है। अगर किसी के पास सीएनआईसी है तो फिर कैसे डील करना है, अगर किसी के पास सीएनआईसी नहीं है तो फिर उसको कौन सी स्क्रीन दिखानी है, ये कंप्यूटर्स कैसे करते हैं। या फिर अगर आपका पासवर्ड गलत है तो वो आपको मैसेज आता है कि पासवर्ड गलत है, और अगर आपका पासवर्ड सही होता है तो आप लॉगिन हो जाते हैं किसी भी अकाउंट में। तो ये चीज़ें कंप्यूटर फैसले कर रहा होता है कि मुझे इस बंदे के साथ क्या करना है। इसने पासवर्ड दिया, सही है तो ये करो, गलत है तो ये करो। ये सारी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है कंप्यूटर की, इसको हम सीखेंगे अपने कोड में किस तरह इंप्लीमेंट करना है। कल हमने दो टाइप के डेटा टाइप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक था स्ट्रिंग, एक था हमारा स्ट्रिंग, और दूसरा था बूलियन। स्ट्रिंग और बूलियन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज हम तीसरी डेटा टाइप डिस्कस करेंगे जिसके बगैर डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर के लिए इम्पॉसिबल है, और वो है बूलियंस। बूलियंस में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स। अब क्या होता है इसमें, पहले हम अपना सेटअप कर लेते हैं, जो हमारा रोज का सेटअप है। आज हम एक नए कोड एडिटर पे काम करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो पहले उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पर सर्च करेंगे कोड डॉट, मैं अगर वीएस कोड लिखूंगा तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी code.visualstudio.com, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड फॉर विंडोज। और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, कल वाली कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। पहले अपना सेटअप बनाते हैं हमेशा वाला। पहले नोटपैड निकालते हैं, फिर अपना फोल्डर खोलते हैं गेम्स का, प्रैक्टिस नाम का जो फोल्डर बनाया था हमने, उसको सेट करते हैं इसकी जगह पे। बल्कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी सिंपल सी एक फाइल ही खोल लेते हैं इसमें से, प्रैक्टिस डॉट लुआ। इसको नोटपैड में खोल लेते हैं। और इस फाइल में कल हमने तीन लाइन्स लिखी थी। पहली लाइन में हमने क्या लिखा था, प्रिंट एंटर योर नेम। इसमें क्या हो रहा था कि जो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा यूजर के पास कि अपना नाम लिखो। उसके बाद हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया था io.read। ये क्या करता है, ये स्क्रीन पे जो भी लिखा होता है उसको रीड कर लेता है, सिर्फ उस लाइन में। यानी प्रिंट के बाद एक लाइन का स्पेस होगा, उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा उसको ये फंक्शन रीड कर लेगा, और बस रीड करता है। हमने उस रीड करे हुए टेक्स्ट को सेव करा लिया एक वेरिएबल में, नेम नेम नाम के। और फिर हमने आगे तीन स्ट्रिंग आपस में जोड़ दिए। वो जो कुछ भी रीड करेगा, अगर वहाँ नंबर लिखा होगा वो उस नंबर को भी स्ट्रिंग की शक्ल में रीड करेगा। यानी अगर वहाँ पर स्क्रीन पे वन लिखा होगा तो वो उसको वन नंबर की तरह रीड नहीं करेगा, बल्कि कोटेशन मार्क की तरह, स्ट्रिंग की तरह रीड करेगा। और फिर हमने प्रिंट करा लिया हेलो। और डॉट डॉट का मतलब होता है हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं, नेम के साथ जोड़ दिया, और फिर हमने डॉट डॉट ला के एक और स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया एक्सक्लेमेशन मार्क से। फिर हमने इसको रन करके देखा सीएमडी के अंदर। इसको हम रन कैसे करेंगे, पहले ये फाइल जहाँ पर है वो एड्रेस यहाँ पर सीडी करके कर लेंगे। मुझे याद है तो मैं दलीली कर लेता हूँ। सीएलएस से हमने स्क्रीन क्लियर करी, और अब यहाँ पर जब हम उस फोल्डर में आ चुके हैं जिस फोल्डर में फाइल है, तो हम यहाँ पर लुआ स्पेस, जो भी हमारी फाइल का नाम है, यहाँ पर फाइल का नाम है प्रैक्टिस डॉट लुआ, तो यहाँ पर प्रैक्टिस डॉट लुआ लिख देते हैं। एंटर करेंगे तो एंटर योर नेम लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा, हेलो मैंने लिखा आ गया। और यहाँ पर हमारा वीएस कोड भी डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। माँ एक्सेप्ट आज तो बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं। और डोंट क्रिएट अ स्टार्ट। कल से भी ज्यादा।
और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये कोड हमने लिखा था। अब हमें एक जो चीज़ देखनी है, आज हम पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने से, और हम देखेंगे किस तरह हम स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं और नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। करो ही करो। किसी के माइक में शोर आ रहा है। और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, इसको फिनिश करते हैं। लॉन्च विजुअल स्टूडियो पे अगर टिक होगा ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो भी बंद कर देता हूँ टर्मिनल को। यहाँ पर पहले से एक फोल्डर खुला हुआ, इसको एकदम फ्रेश की तरह खोल लेते हैं, क्लोज फोल्डर। जब आप इसको खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, तो इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी, और यहाँ पर आपको इस तरह के न्यू फाइल, ओपन फोल्डर दिखेगा। यहाँ पर जो हमने सेटअप इतने दिन से बनाया हुआ था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें बना हुआ मिलेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँ और टर्मिनल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ नीचे मेरे पास टर्मिनल आ गया। मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ जितना बड़े साइज का मुझे चाहिए। यहाँ से मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ, हमें कमांड प्रॉम्प्ट इस पर इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ पर हमारा फोल्डर खुला जाएगा। यानी एक ही स्क्रीन पे, पहले हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन होती थी, अब हम एक ही स्क्रीन पे वो सारे काम कर सकते हैं जो हम 3 स्क्रीन पे कर रहे थे। एक फोल्डर खोल लेते, फिर एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते, फिर हम एडिटर खोल लेते। तो यहाँ पर अपना फोल्डर खोल लेते हैं। हमने अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया था, और ये हमारा फोल्डर था प्रैक्टिस नाम का। इसको ओपन करते हैं, और फोल्डर ओपन करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये फोल्डर जिस तरह वहाँ खुला हुआ था सेम वैसी स्क्रीन हमारे पास आ गई। ट्रस्ट द ऑथर कर दिया, यहाँ पर सारे उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं या फोल्डर हैं वो आ जाएंगे, और व्यू टर्मिनल में जाके यहाँ पर नीचे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसके एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल और ये कैरेट वाली जो की होती है, ये वाली जो की होती है कैरेट वाली, कीबोर्ड में आपको इस तरह की दिखेगी। मैं बन गया, बल्कि कैरेट वाली नहीं, ये वाली, ये वाली जो की होती है, ये वाली की, कंट्रोल और ये वाली की जब आप दबाएंगे दोनों एक साथ, तो आपके पास ये टर्मिनल खुल जाएगा। किसी के माइक में शोर आ रहा था तो मैंने सबको म्यूट कर दिया, अगर कोई कुछ बोल रहा था तो वो अनम्यूट करके बोल रहे। हम यहाँ पर जिस भी फाइल पे क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने का तरीका क्या है, व्यू में जाएंगे और हम यहाँ से अपीयरेंस में जूम इन का बटन है, इससे भी जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो हमने जूम इन कर लिया ताकि यहाँ पर रीडेबिलिटी में आसानी हो, और यहाँ पर अब मुझे पूरी स्क्रीन मिल रही है। अगर मुझे टर्मिनल इस्तेमाल नहीं करना तो मैं टर्मिनल को हाइड कर सकता हूँ, कंट्रोल और वो जो की है उसका नाम मुझे नहीं पता, उसको दबा के हम वापस को देख सकते हैं। ये वाली यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल, और ये जो टेढ़ा डैश है इसकी को दबा के हम इसको हाइड और विजिबल कर सकते हैं। इसको हम हाइड और विजिबल कर सकते हैं। तो अब इस एडिटर में काम करना काफ़ी फ्लेक्सिबल है। काम स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इस फोल्डर में नई फाइल बनानी है, मैं बस इस फाइल प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इसमें नाम लिखते हैं नंबर्स 0.lua। इस फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बस .lua लगाना मस्ट है। अब मैं इसमें काम करता हूँ। पहले तो हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ कि जब मैं इसको रन करूँगा, लुआ स्पेस जो हमारी फाइल का नाम है नंबर 0.lua एंटर करेंगे और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर प्रिंट करने का एक और भी तरीका है, और वो है io.write। जिस तरह io.read एक फंक्शन है, उस तरह io.write एक फंक्शन है। इन दोनों में क्या फ़र्क है,
इन दोनों में ये फर्क है कि जब मैं प्रिंट में कोई काम करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट एक एक्स्ट्रा लाइन मिल जाती है। इसको सेव करते हैं, इसको ऊपर ले आता हूँ, सेव करता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ हेलो मॉम के बाद एक बाय डिफॉल्ट एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट होगी ना। अब मुझे एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ, उसके लिए आईओ डॉट राइट का फंक्शन है, ये खुद से इसमें स्पेस नहीं देता। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो हेलो मॉम हेलो वर्ल्ड दोनों एक ही लाइन पे प्रिंट होगा। तो इसलिए आईओ डॉट राइट का फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर मुझे इसमें स्पेस देनी तो मैं क्या करूँगा, बैकस्लैश n लिखूंगा। ये बैकस्लैश n जो है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्लैश है, बैकस्लैश जो होता है इसको एस्केप करेक्टर बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एस्केप करेक्टर बोलते हैं। इसके बाद जो मैं वर्ड करेक्टर लिखूंगा वो एक स्पेशल करेक्टर माना जाता है। तो यहाँ पर स्पेशल करेक्टर मेरा n है, n से क्या होगा, न्यू लाइन। मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ रन करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू लाइन आ गई। मैं अगर बार बार ऐसा करता रहूंगा, सेव करूंगा या रन करूंगा, तो जितनी बार मैंने एन बैकस्लैश एन लिखा है उतनी बार यहाँ पर स्पेस आ गई। अगर मैं बैकस्लैश नहीं लगाऊंगा तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर को ही स्पेशल मानेगा, यानी इस वाले कैरेक्टर को ही स्पेशल मानेगा। बाकी जो 3 एन है वो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएंगे, यानी हेलो मॉम एन 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 और हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड के बाद और हेलो वर्ल्ड और एन 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 में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैकस्लैश नहीं है और ये आईओ डॉट राइट है, तो आईओ डॉट राइट बाय डिफॉल्ट कोई भी स्पेस नहीं लेता। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और ये बहुत ज़रूरी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये कि अगर हमें यहाँ पर हम आईओ डॉट रीड से जब कोई भी चीज़ इनपुट के तौर पे ले रहे हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ रही है। अगर यहाँ पर मैं देता हूँ आईओ डॉट राइट और एंटर नंबर, मैं कीबोर्ड से दूर कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको एंटर नंबर 2 करता हूँ, एंटर नंबर 1 हमने किया, पहले स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया एंटर नंबर 1, फिर दूसरा स्ट्रिंग, फिर हमने जो भी उस लाइन में होगा आगे का वो सब रीड कर लेंगे। उसके बाद एंटर नंबर 2 और जो भी उस लाइन में होगा वो सब रीड कर लेंगे। अभी हम इसको सेव नहीं करा रहे, मैं एक बैकस्लैश एन पहले दे रहा हूँ क्योंकि वरना वो एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो जाएंगे ना। तो बैकस्लैश एन मैंने इसलिए दिया ताकि एक लाइन के स्पेस के बाद ये लिखा है। तो इसको सेव करके रन करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ के रन किया। यहाँ पर एंटर नंबर 1 हम लिखते हैं 12 और एंटर नंबर 2 में लिखते हैं 10। अब इसको हम सेव कराते हैं, इसको मैं सेव कराता हूँ एक्स में और ये हम सेव करा लेते हैं वाई नाम के वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट लिखूँ या आईओ डॉट राइट लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस वाई। बस दोनों में इतना फर्क है कि प्रिंट में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है ऑटोमेटिकली और इसमें नहीं आती। प्रिंट में भी मैं बैकस्लैश एन इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो प्रिंट एक्स प्लस वाई करूँगा। अब रन करता हूँ, नंबर 1 हम एंटर करते हैं 9, दूसरा हम एंटर करते हैं दोबारा से 9 और अब यहाँ पर 18 आ गया। अभी हमने एक बात डिस्कस करी कि जो कुछ भी हम इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग की इस शक्ल में इनपुट आता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसने ऑटोमेटिकली जो स्ट्रिंग था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई और कोटेशन मार्क में सम लिखता हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं सही, इसको तो उसने एज अ स्ट्रिंग ही लिया, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। तो अब मैं इसको यहाँ पर डॉट डॉट लगाऊं क्योंकि ये वाली चीज़ स्ट्रिंग है, या यहाँ पर मैं प्लस लगाऊं कि ये वाली चीज़ नंबर है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है लुआ में, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ 9 और अब मैं लिखता हूँ 8। जैसे ही मैंने इसको रन किया अब यहाँ पर आएगा अर्थमेटिक ऑन अ स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पर ही कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन चल रहा है स्ट्रिंग वैल्यू पे। अभी तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी इसने क्या किया था, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया था स्ट्रिंग को नंबर में और इन दोनों को प्लस भी कर दिया था। यानी इसने यहाँ पर एरर नहीं दिया, हालांकि एक्स जो था ये कोटेशन मार्क 9 था और ये वाई जो था कोटेशन मार्क 9 था। जब मैंने इनको प्लस किया तो उसने ऑटोमेटिक दोनों को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रिंग के एडिशन किया मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में,
वैसे इसने बोला कि भाई यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इस पे आप अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूँ, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है ना, तो भी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ और 8 करता हूँ, अब क्या हुआ, डॉट डॉट लगाने से ये वाला पोर्शन जो था ये स्ट्रिंग था, ये वाला पोर्शन जो था इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 16 यहाँ पर किसकी शक्ल में आया, नंबर की शक्ल में, और सम किसकी शक्ल में आया, स्ट्रिंग की शक्ल में। इस वाली बात को एक बार कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा, इन 7 लाइंस को। आयो डॉट राइट में और वो नंबर एंटर करे हमारी मर्ज़ी के, और आयो डॉट रीड में वेरिएबल के नाम से सेव कराए अपनी जो वैल्यू जो एंटर करेंगे, और प्रिंट में हमने ये उनका सम प्रिंट कराया। मगर ये जो SQM जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल को स्ट्रिंग में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये वाला पार्ट स्ट्रिंग है और ये वाला पार्ट नंबर है, इसको इसने क्या किया, नंबर में कन्वर्ट किया, इसको इसने नंबर में कन्वर्ट किया। 8 + 8 आंसर बिल्कुल ठीक है, 16 ही आता है। और इसने किया बाद में इस स्ट्रिंग को इस नंबर में कन्वर्ट भी कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये एरिया स्ट्रिंग था, फिर नंबर हो गया, फिर ये नंबर था, स्ट्रिंग हो गया, फिर दोनों प्लस भी हो गए, और फिर बाद में स्ट्रिंग की तरह कॉन्कैट भी हो गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर अगर मैं इस प्लस की जगह डॉट डॉट लगा दूँ ना, तो इसका जो आउटपुट सम 16 आया है, ये बिल्कुल ही अलग आएगा। पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। 7 8, और अब यहाँ पर आंसर क्या आया, 78। अब ये 78 क्यों आया, अभी तो यहाँ पर 15 आना चाहिए था ना, ये 78 क्यों आया। क्योंकि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है बीच में, उसने बस ऐसे ही प्रिंट कर दिया। हाँ नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेशन तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ, और यहाँ पर 8 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और उसको रन करूँगा 9, और यहाँ पर आएगा 10। अब यहाँ पर 78 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो कोड में जो सेफ है वही प्रिंट हुआ है। जो उस वेरिएबल में सेव था वो प्रिंट हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, 9 + 10 19, क्योंकि अब तो हमने नई वैल्यू दी ना, हमने नई वैल्यू दे दी 9, और यहाँ पर नई वैल्यू दे दी 10। तो यहाँ पर 78 इसलिए आया क्योंकि अब क्या हुआ, यहाँ पर ये नंबर जो था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने बीच में डॉट डॉट लगाया। तो नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए लुआ ही करता है, लुआ देखता है कि अगर यहाँ पर प्लस लगा दूंगा ना, अब ये दोबारा से नंबर के तौर पे ट्रीट होंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैंने अब एक्स और वाई को की वैल्यू को यूज़ ही नहीं किया, मैंने यहाँ पर x + y थोड़ी किया। तो यहाँ पर 9 और 10 की वैल्यू जो भी हो, नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू जो भी हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं किया ना, मैंने सिर्फ ऐसे नंबर दे दिए 7 और 8। अगर मैं इसी की जगह प्लस लगा देता हूँ, और अब सेव करता हूँ, और अब रन करता हूँ, अब मैं यहाँ जो भी नंबर दूंगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा। 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, अब आंसर 15 आ रहा है। यानी मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोटेशन मार्क लगाते हैं और उनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई मैथ्स वाला ऑपरेशन करता है, तो लुआ क्या करेगा, यहाँ पर नंबर देते हैं, उनको ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर देगा और ऐड कर देगा, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में करते थे हम। लुआ ने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट किया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया 15। लेकिन अगर इसी 7 के साथ अगर मैं ए लिख दूं, अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कोड नहीं चलेगा। एंटर करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ए एंटर किया, अब इसको मसला है, अब ये बोलेगा कि ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ए तो कोई नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता ना, 7 तो है ही नंबर, वो तो सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ए तो कोई नंबर नहीं है ना। अब अगर मैं ए हटाऊंगा, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ, अब इसने सम 15 प्रिंट कर दिया। तो ये जो इस बात से मेरा पॉइंट ये था
कि मैं यहाँ पर जब प्लस इस्तेमाल करूंगा ना, तो बेशक वो नंबर स्ट्रिंग के अंदर ही क्यों ना हो, वो नंबर वो बेशक वो नंबर जो कोटेशन मार्क के अंदर क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये होल कोटेशन मार्क के अंदर होगा, तो अब ये प्लस को कंप्यूटर टच नहीं करेगा, क्योंकि अब ये प्लस स्ट्रिंग बन चुका है, अब ये प्लस भी स्ट्रिंग बन चुका है। लेकिन अगर कोटेशन मार्क यहाँ पर खत्म हो रही है, अब ये प्लस को कंप्यूटर प्लस वाला ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अब ये प्लस स्ट्रिंग नहीं है, अब ये प्लस एक ऑपरेशन है। समझ आया या कंफ्यूजन है? नहीं समझ गया। और किसी को कंफ्यूजन है? तो लुआ एक स्मार्ट लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी मर्जी से स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देना। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा और लुआ कर देती है कन्वर्ट, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि उसने ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लिया अपना दिमाग लगा के। कुछ कंडीशन से मुझे इसको अगर स्ट्रिंग की तरह प्रिंट कराना है, तो फिर लुआ, लेकिन उसके लिए फिर मैं यहाँ पर डॉट डॉट इस्तेमाल करूंगा, तो अब ये स्ट्रिंग की तरह कॉन्कैट होंगे। अब ये 78 लिखा आएगा ना कि 15। यानी सिर्फ डॉट डॉट और प्लस लगाने से पूरी स्टेटमेंट बदल जाती है। प्लस लगाने से अगर वो नंबर में कन्वर्ट हो सकते हुए, तो लुआ उनको कन्वर्ट कर देगा, और प्लस लगाने से वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दोबारा से इस्तेमाल करता हूँ, इसको अनकॉमेंट करता हूँ। कमेंट्स क्या होता है वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में, और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, डिसीजन मेकिंग पे। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ 8, और यहाँ पर इनपुट देते हुए मैंने गलती से 7A लिख दिया, क्योंकि कभी कभी मिस एंटर दबाते हुए आप ये वाला बटन दबा देते हैं गलती से और एंटर कर देते हैं। तो अगर मैं इसको एंटर कर दूंगा ना, अब मेरा प्रोग्राम में एरर आ गया। अब लुआ क्या कर रहा था, यहाँ पर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब इसकी स्मार्टनेस तो किसी काम की नहीं हुई ना, क्योंकि अब यूजर ने एरर कर दिया। अब यहाँ पे मैं एरर चेक लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने नहीं लगाया, तो लुआ को उसको एक स्ट्रिंग की तरह कॉन्कैट करना चाहिए। तो ये कई जगहों पे अच्छी प्रैक्टिस भी है, कई जगहों पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं भी है, ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर सब कुछ सही चलता है, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ, 7 और 8, तो लुआ आंसर सही देगी। अब हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेटर को थोड़ा एडवांस बनाते हैं। अभी हमारा कैलकुलेटर सिर्फ प्लस कर पा रहा है ना, अब हम इसमें माइनस करने की, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, हम इसमें जो चारों बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है उनकी शक्तियां ऐड कर देते हैं। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पे। सही है। सही, तो आगे बढ़ते हैं। बूलियंस अब हम डिस्कस करते हैं। बूलियंस क्या होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बूलियंस हमारे बहुत काम आने वाला है। किसी ने एनोटेट किया स्क्रीन पे, ये हमजा खान है शायद। तो हम बूलियंस की मदद से, अब इसमें होगा क्या कि हम कंप्यूटर से कुछ सवाल पूछेंगे और कंप्यूटर हमें जवाब देगा। हम कंप्यूटर से जब कोई सवाल पूछेंगे किसी भी तरह का, तो कंप्यूटर हमें दो जवाब देगा, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। और उसकी वजह से हम फैसला करेंगे कौन सा कोड रन करना है और कौन सा कोड रन नहीं करना। अभी अभी हमने कंप्यूटर की क्लास में फ्रेश फ्रेश मैटलैब पढ़ गया, तो ये स्टेटमेंट्स मैटलैब में भी बहुत नज़र आती हैं। तो ये उन्हीं जैसी ही हैं, इसमें और उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से सवाल पूछेंगे, कंप्यूटर हमें आंसर देगा। पहले एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ क्वेश्चन डॉट लुआ। कोई भी फाइल का नाम रखें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड में डॉट लुआ लगाना मस्ट है। इसको रन करके देखते हैं। पहले स्क्रीन साफ करते हैं, लुआ क्वेश्चन डॉट लुआ एंटर करेंगे, कुछ भी रन नहीं होगा क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब मैं कंप्यूटर से एक सवाल पूछता हूँ। बूलियन होते क्या है, दो चीजें बूलियन है। पहली चीज ट्रू और दूसरी फॉल्स। इसको लुआ में बूलियन कहता है। यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि इसने ट्रू को भी बचाना नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ट्रू बोल दिया। हमने ट्रू को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स होते हैं।
क्या होता है दिखता है। मैं पहले प्रिंट में अगर इसको कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो कंप्यूटर उसको सॉल्व करता है ना। मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ 1+3, सेव करता हूँ, यहाँ रन करता हूँ, तो कंप्यूटर मुझे आंसर देगा 4, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर का काम यही है। और अगर मैं यहाँ पर इससे कोई कोई ऐसी स्टेटमेंट देता हूँ जिसका आंसर जो है वो एक तरह से सवाल है, एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक सवाल है। जैसे मैं इसको बोलता हूँ 1 > 3, तो इसका आंसर कंप्यूटर क्या देगा? अब जो आंसर कंप्यूटर देगा वो कहलाएगा बूलियन, क्योंकि अब जो मैंने इसको स्टेटमेंट दी है वो अरिथमेटिक, वो बेसिक ऑपरेशन जो है 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन चारों में से नहीं है। वैसे एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होता है कंप्यूटर में, मॉड्यूलस, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी ये जो कंपेयर वाली इक्वेशन है, इसको हम कंपैरिजन कहते हैं ना। कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और लेस देन, नॉट इक्वल टू, या ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसमें से हमने एक सवाल पूछा है कि 1 > 3। अब ये बात हमें पता है कि ये बात गलत है, 1 3 से बड़ा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर इसका क्या जवाब देता है? इसको रन करते हैं और कंप्यूटर ने हमें फॉल्स बोला, जो कि एक्सपेक्टेड आंसर था। अभी जो फॉल्स इसने हमें बोला है ना, ये दरअसल स्टेटमेंट है बूलियन। ये जो आंसर है ये कहलाता है बूलियन। जब हम किसी भी चीज को हम कोटेशन मार्क के बाहर ले गए थे, यानी अगर मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा, सेव किया, यहाँ प्रिंट किया, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कोटेशन मार्क के बाहर लिख रहा हूँ तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर मुझे एरर दे रहा है कि हेलो को मैं जानता नहीं हूँ, वर्ल्ड को मैं जानता नहीं हूँ। और क्योंकि अब लेकिन हम इस नाम के वेरिएबल बनाते हैं तो फिर कंप्यूटर एरर नहीं देगा। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे कंप्यूटर में तो रिजर्व्ड है। जैसे अगर यहाँ मैं इसको बोलता हूँ ट्रू, अब मैं ट्रू को बगैर कोटेशन मार्क लिख रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर मुझे एरर नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रू जो है वो कंप्यूटर का एक अपना रिजर्व वर्ड है। इस तरह अगर मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ फॉल्स और इसको सेव करके रन करता हूँ, तो अब कंप्यूटर मुझे एरर नहीं देगा बल्कि फॉल्स बोल देगा। यानी ट्रू और फॉल्स दो स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको हम बूलियंस कहते हैं। और ये काम आता है कंडीशंस बताने में कंप्यूटर को, कि बताने के लिए कि कौन सा काम कब करना है। और इसी तरह अगर मैं किसी वेरिएबल बनाता हूँ ट्रू के नाम से और इसको वैल्यू देता हूँ, तो अब भी मेरे पास एरर आएगा। और जब मैं ट्रू प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास ट्रू ही प्रिंट होगा, 1 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। और हमने देखा था कि वेरिएबल का नाम कभी भी एक तो नंबर से शुरू नहीं सकता, दूसरा रिजर्व वर्ड पे वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। मैं इसको रन करूंगा तो अब एरर आएगा, लाइन 1 पे एरर है, अनएक्सपेक्टेड नेर ट्रू। तो ट्रू नाम का और फॉल्स नाम का मैं वेरिएबल भी नहीं बना सकता, ये रिजर्व कीवर्ड है, कंप्यूटर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो कंप्यूटर से थोड़े और सवाल पूछते हैं। कंप्यूटर से हम पूछते हैं 3 <9। अब जो कि हमें पता है सच बात है। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं CLS लिख के, उसके बाद, और याद रहे कि यहाँ पर या तो पावर शेल खुलाओ या फिर कमांड प्रॉम्प्ट खुलाओ, इनमें से कुछ और खुलाओ गिट बैश तो शायद ये कमांड रन ना करें। या तो पावर शेल हो या CMD। अगर पावर शेल से आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो आप CMD खोल लें, वैसे इतना कोई फर्क पड़ता नहीं। इस फाइल को रन करते हैं और कंप्यूटर ने बोला ट्रू। अब इस पावर को इस्तेमाल करते हैं अपने कैलकुलेटर में। अब हम कंप्यूटर से सवाल पूछ पा रहे हैं, कंप्यूटर में जवाब दे रहा है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, सच है या झूठ है। अब मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एज इक्वल्स 18। और अब मैं कंप्यूटर से बोलता हूँ कि इफ एज, इफ का मतलब अगर, यानी मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि एज इफ, मुझे इसको इफ एज ही बोलना है। यानी मैं कंप्यूटर से जब भी कोई कंडीशनल काम करवाऊंगा तो मैं इफ से शुरू करूंगा और फिर अपनी कंडीशन दूंगा। पहले मैं लिखूंगा इफ, फिर जो भी मेरी कंडीशन होगी, फिर देन, और उसके बाद जो भी मुझे कोड लिखना है वो, और उसके बाद मैं इस कंडीशन को एंड कर दूंगा। तो ये तरीका है कंडीशन लिखने का, इफ और कंडीशन, देन क्या करना है, और एंड। यानी इफ और कंडीशन क्या है, मैं इसको बोलता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इफ एज लेस देन 18। अगर एज लेस देन 18 है, देन क्या करो, प्रिंट यू आर नॉट अलाउड। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, कुछ भी रन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट चली, एज इक्वल 18 थी, सही। उसके बाद कंप्यूटर ने देखा, मैंने कंप्यूटर को बोला इफ,
अगर अगर एज जो है वो लेस देन है 18 के, एज जो है वो छोटी है 18 से, तो देन यानी फिर क्या करो, प्रिंट करा दो यू आर नॉट अलाउड। लेकिन कंप्यूटर ने देखा एज तो 18 से छोटी है ही नहीं, एज तो 18 है, इसका मतलब ये बात झूठ हो गई, और अगर ये बात झूठ होगी तो ये कोड नहीं चलेगा। इस तरह मैं कंप्यूटर को एक और बात बोल सकता हूँ, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन, अब मैं प्रिंट कराता हूँ यू आर अलाउड। अब इसको एंड कर देते हैं ताकि इसको बताना भी तो है कि ये स्टेटमेंट कहाँ खत्म हो रही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, अब भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, एज हमारी 18 के बराबर है, कंप्यूटर ने देखा एज लेस देन 18 है, ये बात तो झूठ है, ये नीचे। अब जैसे ये बात झूठ होगी, उस इस देन से लेके इस एंड तक जो कुछ भी लिखा होगा कंप्यूटर उसको रन नहीं करेगा। ये वाले देन से लेके ये वाले एंड तक कंप्यूटर उसको रन नहीं करेगा। फिर कंप्यूटर ने देखा अगर एज 18 से बड़ी है, एज तो 18 से बड़ी भी नहीं है, एज तो 18 है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तीसरी बात बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इफ एज इक्वल्स टू 18। अब इक्वल टू के लिए ये वाला जो इक्वल टू है, इस ये इक्वल टू नहीं कहलाता, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू देने के लिए ना, ये तो वेरिएबल बनाने के लिए। इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जो भी लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसकी वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू है। यानी मैथ्स में हम x इक्वल 1 करते हैं, ये वो x इक्वल 1 नहीं है, इसका मतलब है एज को 18 की वैल्यू दे दो, 18 जो है वो एज की वैल्यू है। इक्वल टू के लिए हम दो इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आपने इक्वल टू इस्तेमाल करना होगा उसके लिए आपने दो इक्वल टू लगाने पड़ेंगे। तो इफ एज इक्वल्स 18, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देन हम इसको बोलते हैं शो। अब देखते हैं क्या लिखा आता है, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है शो CNC, क्योंकि एज थी 18। अब मैं एज को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, 21 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है यू आर अलाउड, क्योंकि एज जो है 18 से छोटी है, नहीं ये बात तो झूठ है, तो ये इस दिन से लेके इस एंड तक तो कुछ चली गई। उसके बाद एज 18 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, ये बात तो सच है, तो यू आर अलाउड आ गया। उसके बाद एज क्या 18 की जितनी है, तो इस बात का आंसर भी झूठ है, तो ये देन से लेके एंड भी नहीं चलेगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, और ये वाली दोबारा से फॉल्स है। यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सही है। सही। अब मैं बार बार इफ बोल रहा हूँ, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो कि लुआ ने दिया है, और वो क्या है, एल्स इफ। मैं इसको बोलता हूँ इफ का मतलब अगर, अगर एज 18 से कम है, लेस देन 18 है, तो क्या करो, फिर ये करो। अगर मैं इसको यहीं पर ही बोल सकता हूँ एल्स इफ। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि मैं तो यहाँ पर स्पेसिंग दे रहा हूँ, ज़रूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंड लगाना ज़रूरी है। उसके बाद यहीं पर ही मैं एंड हटा दूंगा और यहीं पर इसको बोल दूंगा एल्स इफ। अभी लाइन से सारी कंडीशन चेक कर लेगा, लेकिन फिर एंड में एंड लगाना मुझे बताना जरूरी है कि कहाँ पर इफ खत्म हो रहा है। अब देन से लेके एंड तक कोड नहीं चलेगा, बल्कि देन से लेके एल्स इफ तक चलेगा, और फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, और फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, और ये होता रहेगा। इसको हम रन करके देखते हैं, सेम आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंट आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है वो डिस्कस करते हैं। पहले इसको रन करते हैं, यू आर अलाउड, क्योंकि एज 21 है, ये वाली कंडीशन चेक हुई। मैंने उसको बोला अगर एज 18 से छोटी है, तो ये बात तो झूठ है, तो ये कोड तो नहीं चलेगा। फिर मैंने उसको बोला वरना अगर, एल्स इफ, वरना अगर एज 18 से बड़ी है, फिर क्या करो, यू आर अलाउड, तो ये बात तो सच है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब एल्स इफ में और बहुत सारे इफ लिखने में फ़र्क है। जब मैंने बहुत सारे इफ लिखे थे ना, यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हो रहा था कि ये इफ स्टेटमेंट चेक हो रही थी, उसके बाद जब यहाँ पर एंड हो गया, इसका मतलब बात खत्म हो गई, अब नई बात शुरू करते हैं। तीनों की तीनों कंडीशन चेक हो रही थी, तीनों की तीनों कंडीशन अलग अलग चेक हो रही थी, तीनों की तीनों कंडीशन को वो देख रहा था कि ये मीट करता है नहीं मीट करता। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सच होगी तो अगली कंडीशन भी चेक होगी, यानी ये वाली कंडीशन झूठ थी, ये वाला कोड नहीं चला। ये वाली कंडीशन सच हो गई, ये वाला कोड चल गया।
लेकिन इसके बाद ये वाली कंडीशन भी चेक हुई, क्योंकि ये एक अलग बात है, यहाँ पर ये वाली बात एंड हो चुकी है। जबकि बहुत सारे एल्सिफ लिखने का क्या था, इसमें क्या हुआ, ये वाली बात चेक करी, झूठ थी। जैसी ये वाली बात सच हो गई, अब इसके आगे जितने भी एल्सिफ होंगे, इसके आगे अगर 50 एल्सिफ भी लिखेंगे, उनमें से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। यानी बहुत सारे एल्स लिखने का क्या फायदा हुआ कि ये इस जैसे कोई भी एल्सिफ सच हो जाएगा। जैसे मैं उसको बोल दिया वरना अगर ये करो, तो उसने वो कर दिया, अब वो आगे की बात थोड़ी सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी, अगर इसके बाद 50 एल्सिफ भी लिखे होते हैं, उसके बाद वो कंडीशन चेक नहीं होगी, तो ये वाली कंडीशन मीट हो गई। तो ये वाले एल्सिफ लिखने का फायदा यह है कि इससे थोड़ी हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। कुछ कंडीशन में वो वाला ज्यादा काम का होता है, क्योंकि हमें सारी कंडीशन चेक करनी होती है। कुछ कंडीशंस में ये ज्यादा काम का होता है, क्योंकि अगर हमारी एक भी कंडीशन मीट हो गई तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने चेक करना है कि अगर वो 18 से बड़ा है, अगर उसका शनाख्ती कार्ड वेरीफाइड है, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, तो फिर हम और भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीका फिर भी सही रहेगा। लेकिन अगर हमने एक कंडीशन सच होने पे भी अपना कोड चलाना है, तो हम फालतू में अपनी प्रोग्राम की स्पीड क्यों जाया करें। ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें इतना फर्क पता नहीं चल रहा, लेकिन बाकी प्रोग्राम्स में फर्क पता चलता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये बात सच हुई, यहाँ पर ये कोड खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाला कोड नहीं चेक होगा, चाहे 50 कंडीशन भी क्यों ना लिखी हो। तो ये बात समझ आई? हम्म। सही। अभी हम इसको थोड़ा और लंबा खींचते हैं। अगर आप, मैं ग्रुप में कोड डालता हूँ, अगर आप लोग फ्री हैं तो हम इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं 8 से 9 मिनट बाद। अगर आप लोग फ्री हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके।